अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 3। एक बात याद रखिएगा कि यूएचएस के मुताबिक यूनिट नंबर 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर शामिल है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। लेकिन हम लोगों ने दो यूनिट्स को मर्ज करके एक यूनिट बना दिया है, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमने दो चैप्टर्स ऐड कर दिए हैं। नंबर 1 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए जो कि चैप्टर नंबर 20 है, सेकेंड ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक, और सेल डिवीजन जो कि चैप्टर नंबर 21 है, सेल पंजाब टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आज हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर है जी हमारा कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात की जाए तो क्रोमोसोम में दो मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 डीएनए दैट इज ऑफ 40% एंड नंबर 2 हिस्टोन प्रोटीन्स दैट इज ऑफ 60%। उसके अलावा बुक में लिखा हुआ है स्मॉल ट्रेसेस ऑफ आरएनए मे आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम। तो ये बात याद रखेंगे। 40% डीएनए है और 60% जो है वो हिस्टोन्स हैं। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और हिस्टोन्स पर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स, और बेसिक अमाइनो एसिड्स में एग्जांपल है लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन्स पर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से डीएनए हिस्टोन्स पर रैप करेगा। डीएनए हिस्टोन्स पर रैप करेगा। 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हिस्टोन के एक ओक्टामर पर रैप होंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम। ओक्टामर का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें, लेट्स सपोज ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसका मतलब है हिस्टोन ओक्टामर। हिस्टोन ओक्टामर का मतलब है कि जो सर्कल ड्रॉ किया गया है इसमें हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं और इस पर डीएनए जो है वो 2 टाइम्स रैप हो रहा है, ऐसे और फिर इसके बाद ऐसे। अब ये जो 2 टाइम्स रैप हो रहा है हिस्टोन पर, इस डीएनए की लेंथ कितनी है? 200 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 200 nucleotides of DNA when wrap on the histone octamer, then the resulting structure which is formed is nucleosome. DNA का डायमीटर 2 नैनोमीटर है, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, यूनिट नंबर 2 में। लेकिन जब ये हिस्टोन प्रोटीन्स पे रैप करता है तो जो न्यूक्लियोसोम बनता है उसका डायमीटर 10 to 11 नैनोमीटर है। इस न्यूक्लियोसोम में जब मजीद क्वाइलिंग होती है तो ये एक फाइबर की शेप बना लेता है, उसको क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है और इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर है। जब काफ़ी ज़्यादा क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में मिल जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो क्रोमेटिन मटेरियल बनता है और क्रोमेटिन मटेरियल का डायमीटर 300 नैनोमीटर है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल को आगे से 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यूक्रोमेटिन एंड नंबर 2 हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन की ओपन कॉन्फ़िगरेशन है। ओपन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि यूक्रोमेटिन में जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन से सेपरेट हो सकता है और ये एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है ओपन कॉन्फ़िगरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करेगा ये सिर्फ तब कंडेंस होगा, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान तो आपको पता है सारा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा उस वक्त यूक्रोमेटिन कंडेंस नहीं होगा। सेकेंड है जी हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन चाहे सेल डिवाइड हो रहा हो या ना हो रहा हो, हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस ही रहता है। तो हाईली कंडेंस पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन का कुछ पोर्शन ऐसा है जो लाइफ टाइम कंडेंस रहता है, वो कभी ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल अगर मजीद कंडेंस हो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्रोमेटिड।
and the diameter of chromatid is 700 nanometer. And two chromatids when unite with each other with the help of centromere, then a chromosome is formed, and the diameter of chromosome obviously will be 1400 nanometer. अगर एक एवरेज क्रोमोसोम की बात की जाए और उस एवरेज क्रोमोसोम से डीएनए को अलग किया जाए तो उस डीएनए की लेंथ 5 सेंटीमीटर बनती है। एक क्रोमोसोम के डीएनए की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर इसको 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 230 सेंटीमीटर बनता है। और 230 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो एक इतना सा सेल जो आम आंख से नजर नहीं आ रहा, और उसमें फिर न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम के अंदर इतना बड़ा डीएनए 230 सेंटीमीटर लेंथ का डीएनए आखिर कैसे पैक हो गया। और ये तो एक सेल में है 230 सेंटीमीटर। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। कहा जाता है कि अगर हमारी बॉडी के तमाम सेल्स का डीएनए अलग कर लिया जाए और उसको स्ट्रेट करके एंड टू एंड जोड़ लिया जाए तो वो डिस्टेंस भला कितना बनता है। जमीन से जुपिटर का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का भी 60 टाइम्स बनता है अगर बॉडी का सारा डीएनए लाइन अप कर लिया जाए तो। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि इतनी लेंथ का फाइबर इतना टाइटली पैक कैसे हो गया। तो वो तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, जिस तरीके से नेचर ने इसको पैक किया हुआ है कि पहले डीएनए से न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर क्वाइलिंग होती है, क्रोमेटिन फाइबर बनता है, फिर क्वाइलिंग होती है, क्रोमेटिन मटेरियल बनता है, फिर क्वाइलिंग होती है, क्रोमेटिड बनता है, फिर क्वाइलिंग होती है तो क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से पैक हुआ हुआ है। ये थी कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। और याद रखेंगे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम। Now shapes of chromosome. Chromosomes different shapes acquire करती हैं during anaphase. Shapes appear during anaphase. Anaphase के टाइम पे chromosomes जो हैं वो different shapes जो हैं वो acquire करते हैं। कौन सी शेप्स हो सकती हैं, यहाँ पर ये चारों शेप्स मैंने पहले तो टाइप्स लिखी हुई हैं। शेप्स के बारे में आई, जे और वी, यानी ये अल्फाबेट से रिजेंबल करेंगे। इसकी डिटेल हमारी बुक में नहीं है, जस्ट एक लाइन लिखी हुई है तो इतना करना इनफ है। आई शेप, जे शेप और वी शेप, और वैसे ही बुक टू बुक ये वेरी करता है। तो नंबर 1, if centromere is present at the tip of chromatid or chromosome is called telocentric or telocentric. If centromere is present just beneath the tip of chromosome, then it is called as acrocentric. If centromere is present just away from the center of chromosome, then it is called as submetacentric. And if centromere is present at the center of chromosome, then it is called as metacentric. Okay? And they acquire specific shapes similar to alphabets I, J and V during anaphase। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एक तो यहां से लेकर यहां तक जो आपको ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है दैट इज क्रोमेटिड, दैट इज क्रोमेटिड। क्रोमेटिड के सेंटर में यहां पर जो ये कंस्ट्रिक्शन आपको नजर आ रही है दैट इज आल्सो नोन एज सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। That is also known as centromere or primary constriction. Sometimes क्रोमोसोम पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंस्ट्रिक्शन हो, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसके अलावा एक और कंस्ट्रिक्शन भी हो सकती है दैट इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसको अगर ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है तो यहां पर क्रोमोसोम दोबारा कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो इसको हम कह देंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट, दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। इस सैटेलाइट डीएनए की टिप पर एक छोटा सा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड टेलोमेयर। ये दोनों एंड्स पर होगा टेलोमेयर। ये टेलोमेयर क्या है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, ये फेडरल की बुक से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेंगे, सिलेबस में शामिल है हमारे एमडी कैट के। टेलोमेयर, टेलोमेयर क्रोमेटिड या क्रोमोसोम की टिप्स पर मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है, ये दो क्रोमोसोम्स को एंड टू एंड अटैच होने से रोकता है।
लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मैं एक और क्रोमोसोम ड्रॉ कर दूं तो उस क्रोमोसोम के इस एंड पे भी टेलोमेयर होगा, इस क्रोमोसोम के इस एंड पर भी टेलोमेयर है, तो ये दोनों आपस में अटैच नहीं होंगे बल्कि टेलोमेयर जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्रोमोसोम को एंड टू एंड जोड़ने से प्रोटेक्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप एजिंग के प्रोसेस में एक बात पढ़ चुके थे कि ईच सेल हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स, कि एक सेल स्पेसिफिक टाइम तक डिवाइड करता है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? रीजन सुनेंगे। एक्चुअली सेल को डिवाइड करवाने में टीलोमेयर रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे सेल डिवाइड होता जाता है टेलोमेयर की लेंथ छोटी होती जाती है। टेलोमेयर की लेंथ एक टाइम आता है इतनी छोटी हो जाती है कि फिर ये सेल को डिवाइड नहीं करवाती है। तो वो टाइम है कि जब सेल ने अपनी फाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन्स कंप्लीट कर ली हैं, अब सेल मजीद डिवाइड नहीं करेगा। तो टेलोमेयर इसका मतलब है सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करता है। नंबर 3, टेलोमेयर क्रोमोसोम की प्रोटेक्शन भी करता है। जैसे जैसे टेलोमेयर की लेंथ छोटी होती जाएगी वैसे वैसे डीएनए में म्यूटेशन आने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए आपने पढ़ा था कि जब एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टेलोमेयर इतना शॉर्ट हो जाता है कि वो ठीक से इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और फिर म्यूटेशंस आती हैं और म्यूटेशंस विल लीड टू एजिंग। ये फंक्शंस आपने याद रखने हैं टेलोमेयर के। नेक्स्ट टॉपिक जी है हमारे सिलेबस में जीन और डीएनए एज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और हेरिडिटी। तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ के। नंबर 1, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई बैक्टीरियम पर। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई के 2 स्ट्रेन स्टडी किए गए थे, नंबर 1 एस टाइप एंड नंबर 2 आर टाइप। एस टाइप को एस टाइप इसलिए कहा गया था बिकॉज इट फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज एंड आर टाइप फॉर्म रफ कॉलोनीज। Now why S type forms smooth colonies? Because S type bacteria contain a polysaccharide coat around the cell wall. That's why they appear as smooth and form smooth colonies. While R type bacteria lack polysaccharide coat is absent in the R type bacteria, so they look rough and they form rough colonies. Okay. और उसके बाद देखा गया तो पता चला कि एस टाइप जो है वो विरुलेंट है, मतलब ये डिजीज कॉज करता है। रैट्स में जब इसको इंजेक्ट किया गया तो रैट में इसने ब्लड पॉइजनिंग कॉज की और उसकी वजह से रैट की डेथ भी हुई है, तो लिहाजा ये विरुलेंट है। लेकिन आर टाइप विरुलेंट नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ज़हन में आता है कि व्हाई आर टाइप लैक पॉलीसैकेराइड कोट। एक्चुअली ये जो आर टाइप बैक्टीरिया है ये म्यूटेंट है। याद रखेंगे आर टाइप बैक्टीरिया क्या है? म्यूटेंट। इसमें म्यूटेशन है। एक्चुअली पॉलीसैकेराइड कोट बनाने के लिए एंजाइम चाहिए होता है और एंजाइम बनाने वाली जीन में अगर म्यूटेशन आ जाए तो फिर एंजाइम नहीं बनता है। तो यही वजह है कि आर टाइप बैक्टीरिया के डीएनए में म्यूटेशन आ चुकी है, वो म्यूटेंट हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें एंजाइम नहीं बनता। और जब एंजाइम मौजूद नहीं है तो जाहिर है पॉलीसैकेराइड कोट भी नहीं बनेगा और इसी वजह से इसकी सरफेस रफ होगी और इसको हम आर टाइप कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेडरिक के जहन में ये था कि क्या पॉलीसैकेराइड कोट टॉक्सिक इफेक्ट रखता है या वैसे ही बैक्टीरिया किसी और वजह से विरुलेंट है एस टाइप बैक्टीरिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एस टाइप किल्ड बैक्टीरिया प्लस आर टाइप अलाइव बैक्टीरिया का मिक्सचर बनाया। जो एस टाइप किल्ड बैक्टीरिया हैं ये जब अकेले रैट में ऐड किए गए थे, सेपरेटली रैट में ऐड किए गए थे, तब रैट की या माइस की डेथ नहीं हुई थी। ओके। और जब आर टाइप अलाइव बैक्टीरिया अकेले सेपरेटली ऐड किए गए थे तब भी माइस की डेथ नहीं हुई थी। यानी कि ना तो ये डिजीज कॉज करते हैं ना ये डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर ऐड किया गया तो माइस की डेथ हो गई। जब इन दोनों का मिक्सचर ऐड किया गया तो माइस की डेथ हो गई। अब परेशानी थी कि ये दोनों तो डिजीज कॉज नहीं करते, लेकिन जब मिक्सचर ऐड किया तो डेथ क्यों हुई है? उसकी रीजन मालूम करने के लिए उसने जब
स्टडी किया उस डेड रैट को तो पता चला कि रैट को ब्लड पॉइजनिंग हुई है, और ब्लड पॉइजनिंग जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो ब्लड सैंपल में ये बात सामने आई कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया अलाइव मौजूद हैं जिनके बाहर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद है। लेट्स सपोज ये जो आर टाइप बैक्टीरिया थे वो ऐसे थे, ऐसे, इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद नहीं था, प्लस मिक्सचर बनाया गया था साथ में एस टाइप बैक्टीरिया का। लेट्स सपोज ये एस टाइप बैक्टीरिया मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ कर लिए और इनके बाहर इस तरह से कैप्सूल भी मौजूद है, लेकिन ये डेड है। लेकिन ये क्या है? डेड है। उसने कहा जब रैट का ब्लड स्टडी किया गया जिसकी डेथ हो गई थी, रैट और माइस एक ही बात है, तो जब डेथ हो गई थी तो उसने देखा कि जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं इनके बाहर भी क्या बन गया है? पॉलीसेकेराइड कोट बन गया है। हालांकि पहले इनमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, लेकिन अब पॉलीसेकेराइड कोट बन गया है। तो यानी कि ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं? ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया है एस टाइप बैक्टीरिया में, ठीक है, क्योंकि अब इसमें पॉलीसेकेराइड कोट बनाने की एबिलिटी आ गई है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बात बताई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और इस वजह से रैट की डेथ हुई है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई है? अब जाहिर है इस बैक्टीरिया में इस एस टाइप बैक्टीरिया के जैसी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां से कोई मॉलिक्यूल यहां शिफ्ट हुआ होगा, तभी तो ये बैक्टीरिया इसमें कन्वर्ट हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए बाहर सॉल्यूशन में लीक कर गया था और ये डीएनए यहां से इसने एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्योंकि एस टाइप के डीएनए में तो एबिलिटी है ना पॉलीसेकेराइड कोट बनाने की, तो जब इसका डीएनए यहां चला गया तो इसमें भी एबिलिटी आ गई पॉलीसेकेराइड कोट बनाने की। तो इस वजह से आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यह जरूर बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लेकिन फ्रेडरिक ग्रिफिथ को यह बात पता नहीं थी कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए के जाने की वजह से हुई है, बल्कि ये बात मालूम की नेक्स्ट साइंटिस्ट ने। वो 3 साइंटिस्ट हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, ओसवाल्ड एवरेक, कॉलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैककार्टे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके ये मालूम किया कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन है। इन्होंने क्या किया, मिक्सचर बनाया एस टाइप किल्ड बैक्टीरिया और आर टाइप अलाइव बैक्टीरिया का, और उस मिक्सचर को आगे से 3 डिवीजन्स में डिवाइड कर लिया। पहली डिवीजन वो थी, मतलब मिक्सचर को 3 जगह पे सेपरेट कर लिया। पहली जगह वो थी जहां पे प्रोटीएज एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और सारी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया था। दूसरा मिक्सचर वो था जहां पे आरएनएज एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और तमाम आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया था। तीसरी जगह पर हमने डीएनएज एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाए थे और डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया था। अब ये वो सेपरेट मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन्स एब्सेंट हैं, यहाँ पे आरएनए एब्सेंट है, यहाँ पे डीएनए एब्सेंट है। तो मैंने लिख दिया है प्रोटीन फ्री, आरएनए फ्री और डीएनए फ्री। इसको भी माइस में इंजेक्ट किया गया, इसको भी माइस में इंजेक्ट किया गया और इसको भी माइस में इंजेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये मिक्सचर था। मिक्सचर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक कैटेगरी में मिक्सचर में प्रोटीन एब्सेंट है, दूसरी कैटेगरी में मिक्सचर में आरएनए एब्सेंट है, तीसरी कैटेगरी में मिक्सचर में डीएनए एब्सेंट है। तीनों को अलग अलग रैट या माइस में इंजेक्ट किया गया, ठीक है। अब उनको शक था कि शायद यहां से कोई प्रोटीन शिफ्ट हुई है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, या शायद यहां से कोई आरएनए गया है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, या शायद डीएनए गया है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब जब प्रोटीन हमने सारी रिमूव कर दी और माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। माइस की डेथ होने का मतलब है कि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, हालांकि प्रोटीन रिमूव कर दी थी फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसी तरह से आरएनए फ्री, जब ये इंजेक्ट किया गया तो तब भी माइस की डेथ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हालांकि आरएनए तो रिमूव कर दिया है। तो यानी कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
जब डीएनए फ्री मिक्सचर ऐड किया गया तो माइस अलाइव रहा। माइस के अलाइव रहने का मतलब है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो यानी कि डीएनए इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। इट वॉज प्रूव्ड बाय दीज 3 साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं आल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने ये साबित किया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। ओसवाल्ड एवरेक, कॉलिन मैकलोड, मैकलिन मैकार्टे ने ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट इज द डीएनए ये बताया, और इन्होंने बताया डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। कैसे? इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए बैक्टीरियोफेजिस पे। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजिस। एक बैक्टीरियोफेजिस वो थे जिनका डीएनए लेबल कर दिया गया विद फास्फोरस 32, और दूसरे बैक्टीरियोफेजिस वो हैं जिनके प्रोटीन कोड को लेबल किया गया विद सल्फर 35। इसके प्रोटीन कोड को लेबल किया गया है सल्फर 35 से, और इसके डीएनए को लेबल किया गया है फास्फोरस 32 से। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेडियो एक्टिव है और इस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है। अब इन दोनों बैक्टीरियोफेजिस को बैक्टीरिया पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको भी बैक्टीरिया पे, इसको भी बैक्टीरिया पे, ये बाहर मीडियम है। जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो देखा कि इस मीडियम ने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की। अब मीडियम ने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की, इसका मतलब है कि मीडियम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं आया है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ गया है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट था कहाँ पे? इसके डीएनए में। इसका मतलब है इसका डीएनए मीडियम में नहीं आया, तो कहाँ गया? बैक्टीरियल सेल के अंदर। यानी डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज का वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट इधर इस वाले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे कि मीडियम ने रेडियो एक्टिविटी शो की, यानी कि मीडियम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां पे था? प्रोटीन कोड में था। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन कोड जो है मीडियम में मौजूद है, प्रोटीन कोड बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गया है। तो अब ये दोनों बातें क्या शो कर रही हैं कि डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है लेकिन प्रोटीन कोड बैक्टीरियल सेल में एंटर नहीं होता है। तो साफ सी बात जाहिर हो गई कि जब डीएनए बैक्टीरियल सेल में जा रहा है, आपने फर्स्ट ईयर में लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियोफेजिस बनते हैं। तो वो कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बनाने की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है, क्योंकि सिर्फ डीएनए बैक्टीरियल सेल में गया है, प्रोटीन कोड तो बैक्टीरियल सेल में नहीं गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन हमारे पास क्या आया? ओनली डीएनए एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल बट प्रोटीन कोड रिमेन्स आउटसाइड। सो डीएनए इज द हेरिडिटी यूनिट और हेरिडिटी मटेरियल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।